friends, welcome back to my channel CommerceNet Crackers, and if you are watching this video for the first time, then don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon to get the latest videos of my channel. फ्रेंड्स, हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ये सारा मटेरियल अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज 4 है। हमारी तीनों सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक उसे स्टडी नहीं किया है तो आप उसे स्टडी कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, द स्टाइल ऑफ राइटिंग अ थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल हैज टू बी ऑप्शन ए क्रिएटिव इन सो फार एज डिक्शन इज कंसर्न्ड, ऑप्शन बी साइंटिफिक इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यूज्ड, Option C, mechanical insofar as placement of figures and tables is concerned. Option D, variable in respect of referencing. फ्रेंड्स, हमारा जो रिसर्च होता है वो एक साइंटिफिक होता है। क्या होता है? साइंटिफिक होता है। यहाँ पे आप एक प्रॉपर स्टेप को फॉलो करते हो, प्रॉपर एक प्रोसीजर को फॉलो करते हो, एक प्रॉपर फ्रेम के अंदर आप रिसर्च को कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पे जब आपका रिसर्च जो है वो साइंटिफिक इन नेचर होता है तो यहाँ से ही आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइंटिफिक इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यूज्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2, the probability sampling procedures are mostly used in which of the following researches? Survey research, experimental research, phenomenology based research, action research और correlation design based research। इन सभी रिसर्च में से कौन कौन से रिसर्च में आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर को यूज करना पड़ता है, क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा गया है। पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से आपको मीनिंग क्लियर हो जाए इसलिए दिया है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। मीनिंग है द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अ सैंपलिंग टेक्निक इन विच the subjects of the population gets an equal opportunity to be selected as a representative sample। यहाँ पे जो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में दिया है, हम सिंपली इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको एक क्लास के बारे में सर्वे करना है। वो क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो 100 के स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 100 है। लेकिन आप 100 को स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए आप सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे। तो आपने सोचा मैं 10 स्टूडेंट्स का सैंपल्स लेके एक रिसर्च को कंडक्ट करूंगा। तो आपने क्या किया? 10 स्टूडेंट्स को लिया। तो इन 10 स्टूडेंट्स, ये जो 10 स्टूडेंट्स है जो आपके नंबर ऑफ सैंपल्स है, अब इन 100 में से आप किसको सिलेक्ट करोगे? इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो 10 स्टूडेंट्स को आपको सिलेक्ट करना है, उसके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। तो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/10। इट मीन्स कि सभी स्टूडेंट्स के पास 1/10 प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है वो सैंपल में इंक्लूड हो सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सैंपल में सिलेक्ट होने के लिए, राइट। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग वेयरइन इट इज अ not known that which individual from the population will be selected as a sample। मान लीजिए जब आपको पता है कि 100 का स्टूडेंट्स है, आपको 10 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना है, राइट। अब रिसर्चर जो है वो क्या करता है कि उनको जो अच्छे लगते हैं वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कि उनको ब्रिलियंट स्टूडेंट्स पसंद है तो वो क्या करता है? सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को ही पसंद करता है, और बाकी जो स्टूडेंट्स है उसको पसंद नहीं करता है। इट मीन्स यहाँ पे बायसनेस आ गई कि रिसर्चर को ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ही पसंद है, इसीलिए उन्होंने जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे उनको ही इंक्लूड किया। तो ये क्या है? ये नॉन प्रोबेबिलिटी बेस हो जाता है, जहां पे आपने रेंडमली बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया बट स्पेसिफिक प्रेफरेंस के बेसिस के ऊपर आपने सिलेक्ट किया है। इसे कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसे रैंडम सैंपलिंग कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी को नॉन रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रैंडमनेस की कमी होती है। बेसिक ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे रेंडमली होता है, यहाँ पे आर्बिट्ररीली होता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन फिक्स्ड एंड नॉन, यहाँ पे सबको पता था कि 1/10 सभी के पास अपॉर्चुनिटी है सैंपल में इंक्लूड होने के लिए,
लेकिन यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में नॉट स्पेसिफाइड एंड अननोन, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रिसर्चर अपनी तरफ से सिलेक्ट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी होती है वो अननोन हो जाती है। यहाँ पे जो रिसर्च होता है वो कंक्लूसिव होता है, यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी होता है, रिजल्ट जो होता है वो यहाँ पे अनबायस्ड होता है, यहाँ पे बायसनेस आ जाती है। जब आप सैंपल को सिलेक्ट अनबायस्डली करते हो, रेंडमली करते हो, इट मीन्स वहां पे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आपके रिजल्ट है वो अनबायस्ड होते हैं एंड जो ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जब आप डेटा कलेक्ट करते हो उसी के अकॉर्डिंग कंक्लूजन देते हो तो वहां पे ऑब्जेक्टिविटी आती है। सब्जेक्टिविटी को आप रिमूव कर सकते हो जब आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को फॉलो करते हो। और जहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपका जो रिजल्ट है वो बायस आ जाता है एंड सब्जेक्टिविटी इंक्लूड होती है। सब्जेक्टिविटी जहाँ पे रिसर्चर ने अपनी तरह से अपने प्रेफरेंसेस के बेसिस के ऊपर जब सैंपल्स को सिलेक्ट किया है, तो इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ गई। मीन्स रिसर्चर ने अपने अकॉर्डिंग सैंपल को सिलेक्ट किया है, ना कि रेंडमली सिलेक्ट किया है, और इसीलिए जो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, बायस आ जाएगा। और यहाँ पे जो इन्फरेंस है वो स्टैटिस्टिकल होते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी में एनालिटिकल हो जाते हैं। और हाइपोथेसिस की जब बात आती है तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप टेस्ट कर सकते हो, आपने जो भी हाइपोथेसिस बनाया है उसे आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है वहाँ पे हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ जनरेट होता है। और एक बात फ्रेंड्स, जितने भी हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं वहाँ पे आप जनरली नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को फॉलो करते हो, और जितने भी हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को ही फॉलो करना पड़ता है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर्स आर मोस्टली यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेस। कौन से रिसर्चेस में आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को फॉलो करना पड़ता है। तो हमने अभी अभी स्टडी किया कि जितने भी हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्चेस होते हैं वहां पे हमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो हमारा जो क्वांटिटेटिव होता है सर्वे रिसर्च जो होता है वो एक क्वांटिटेटिव होता है, देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, एंड कोरिलेशनल डिजाइन स्टडी होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च जो है वो हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ रिसर्च में कवर करवाया है, और एक्शन रिसर्च है उसे भी हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च में कवर करवाया है। ये दोनों ही रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। क्या होती है, क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा ए, बी एंड ई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे फिनोमिनोलॉजिकल एंड एक्शन रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है वो हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन थर्ड, a university teacher plans to improve the study habits of students in his or her class. Which type of research paradigm will be helpful in this regard? ये सारे टाइप्स के रिसर्च को हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ रिसर्च में कवर करवाया है। हम यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर जो है वो है एक्शन रिसर्च पैराडिगम। जहाँ पे हम एक्शन रिसर्च क्यों करते हैं, हम एक्शन रिसर्च जो है वो हमारे इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए करते हैं। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है, तो आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो भी रिसर्च करते हो उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। मान लीजिए कि आप क्लास में गए और क्लास में स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने कुछ इस प्रकार से आपने स्टेप्स लिए कि आपने इस प्रकार से स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन को डाइवर्ट कर दिया। तो आपने क्या किया, एक जो आपके सामने प्रॉब्लम जो था कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे थे, आपने उसे सॉल्यूशन कर दिया। तो इससे आपने क्या किया, इससे आप एक्शन रिसर्च कहते हो, जहाँ पे इमीडिएटली अगर कोई भी प्रॉब्लम राइज होती है, अगर उसका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, तो इससे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। और ये जो रिसर्च है जो होता है वो जनरली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए जो इसका आंसर जो है वो है एक्शन रिसर्च। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, which of the following sampling procedures will be appropriate for conducting research with empirico-inductive research paradigm? Option A, simple random sampling procedure. Option B, systematic random sampling procedure. Option C,
स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग प्रोसीजर, ऑप्शन डी एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर। पहले तो फ्रेंड्स हमें ये पता होना चाहिए कि जो एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च पैराडिगम है वो क्या होता है। अ रिसर्च मेथड that aims at an understanding of the individual and social phenomena through the participant observation and interviews। ये जो एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च पैराडिगम जो होता है वो क्या होता है, जहाँ पे आप पीपल को स्टडी करते हो, उसके बारे में स्टडी करते हो, सोशली किसी भी चीज को एनालाइज करते हो, किसी भी फिनोमिना को फाइंड करते हो और उसी के बेसिस के ऊपर आप एक कंसेप्ट, एक फिनोमिना, एक थ्योरी को डेवलप करते हो। तो जहाँ पे पीपल की बात आ जाती है, सोसाइटी की बात आ जाती है, इट मीन्स दिस इज द क्वालिटेटिव इन नेचर, राइट। तो ये जो एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च पैराडिगम है वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जितने भी हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं वहाँ पे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हो, और ये जो तीनों ऊपर की जो टाइप दी है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टाइप है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उससे डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि अगर कोई भी क्वालिटेटिव इन नेचर होता है तो वहां पे आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर को यूज करते हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन 5th, अ स्कॉलर व्हाइल सबमिटिंग हिज और हर थीसिस did not acknowledge in the preface the help and support of the respondents of the questionnaires used. This will be called an instance of technical lapse, willful negligence, unethical act or lack of respect। ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है अनएथिकल एक्ट। दिस इज एन अनएथिकल एक्ट। अगर आपको किसी भी चीज को फॉलो करना ही करना है, यू हैव टू फॉलो, यू शुड फॉलो, तो क्या होता है वो रिसर्च एथिक्स कहलाते हैं। जो आपको अपने रिसर्च की जो एक प्रोसेस है उसके दौरान आपको उसे फॉलो करना है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो इट मीन्स आप अनएथिकल एक्ट कर रहे हो। यहाँ पे जो है वो मैंने रिसर्च के एथिक्स दिए हैं, हमने ऑलरेडी इनको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हमारे प्रीवियस लेक्चर में कवर करवाया है। फिर भी हम यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे रिसर्च में एथिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स होनी चाहिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पेक्ट फॉर द कलीग्स, राइट। और अगर आपके जो क्वेश्चनर के जो भी रिस्पोंडेंट्स है आप अगर उनको ही एक्नॉलेज नहीं करते, राइट, तो ये एक अनएथिकल एक्ट हो जाएगा कि आपको उसे फॉलो करना ही पड़ता है। अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया है इट मीन्स यू आर डूइंग अनएथिकल एक्ट। आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।